नंदिता मैम, क्या आप बता सकती हैं कि इंटरनेट सिस्टम में हम पायरेसी से कैसे निपट सकते हैं? बिल्कुल राजेश। अगर हम चाहते हैं कि कोई घुसपैठिया हमारे निजी कंप्यूटर का डेटा चोरी ना करने पाए, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोई वहां तक पहुंच ना पाए। और हम ये कैसे कर सकते हैं मैम? ऐसा करने के लिए ये जानना जरूरी है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए किस तरह के खतरे हैं। कौन कौन से खतरे हैं मैम? ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे कई खतरों के बारे में बताती हूँ जो हमारे व्यक्तिगत सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको शुरू से समझने के लिए पहले साइबर हमलों के बारे में जानते हैं। साइबर हमलावर नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। नेटवर्क पर हमला करने के लिए वो नए मैलिशियस प्रोग्राम्स बनाते हैं जो इंटरनेट सेवाओं में रुकावट डालने के लिए ही बनाए जाते हैं। इन हमलों का मकसद डेटा बर्बाद करना, चोरी करना, निष्क्रिय करना, छेड़छाड़ करना, बेनकाब करना, बिना अनुमति के प्रवेश करना या इसका इस्तेमाल करना है। इस तरह के हमले इंटरनेट के लिए खतरा हैं और इससे डेटा की गोपनीयता खत्म होने का डर लगा रहता है। थ्रेट का मतलब खतरे की आशंका या उसकी चपेट में आ जाना है और इसमें सिस्टम के नुकसान, क्षति या बर्बाद होने का जोखिम हमेशा बना रहता है। अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करें तो इसके जरिए किसी सुरक्षा प्रोग्राम की कमियों या खामियों की पहचान की जाती है। हमलावर इन खामियों का फायदा उठाकर सिस्टम में बिना अनुमति के ही प्रवेश करना चाहते हैं। इन साइबर हमलों में ज्यादातर का मकसद गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि ये तीनों सुरक्षा के मुख्य स्तंभ हैं, जिन्हें हम CIA ट्राइड कहते हैं। इस वजह से हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम साइबर सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानकारी रखें। नंदिता मैम, ये साइबर हमलावर नेटवर्क को मैलिशियस कामों के लिए क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करके वो पैसा कमा सकते हैं। ओह, तो फिर हम इन खतरों से कैसे बच सकते हैं? ये जानने के लिए हमारा उन तरीकों के बारे में जानना जरूरी है जिनके जरिए घुसपैठिए हमारे सिस्टम में घुस जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ तरीकों के बारे में बताती हूँ जिनसे तुम बच के रहना। सबसे पहले तुम्हें ईमेल के जरिए मिलने वाले खतरे के बारे में बताती हूँ। क्या ईमेल भेजने या प्राप्त करने से भी हमारा सिस्टम खराब हो सकता है मैम? हाँ राजेश, इसकी पूरी आशंका है। उनमें से कुछ ये रहे। जब ईमेल की बात आती है तो सबसे ज्यादा खतरा स्पैम मेल्स के जरिए आता है। कई एजेंसियां स्पैम मेल्स बनाती हैं और काफी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को भेज देती हैं। अगर हम भेजे गए और मिलने वाले ईमेल्स की गिनती करें तो ईमेल ट्रैफिक का 70% से ज्यादा ईमेल जंक या स्पैम में होता है और इन्हें सेंधमारी करने वाली एजेंसियां भेजती हैं। स्पैम मेल्स की ज्यादातर ईमेल्स धोखाधड़ी करने के लिए भेजी जाती हैं। इनका मकसद किसी नेटवर्क में आए बेकसूर उपयोगकर्ता को फंसाना है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, धोखे से तुम्हारा निजी डेटा और जानकारी चोरी करना। तुम जानते होंगे, ईमेल भेजने या प्राप्त करने में कोई खर्च नहीं लगता है। इसी वजह से किसी की निजी जानकारी हासिल करने के लिए साइबर अपराधी इस माध्यम का खूब इस्तेमाल करते हैं।
ईमेल्स में बहुत ज्यादा तकनीकी भी शामिल नहीं है और साइबर अपराधियों के लिए इसमें जोखिम भी कम है। इसीलिए साइबर अपराधी इसका फायदा उठा सकते हैं और लापरवाह उपयोगकर्ताओं को ईमेल्स भेजते रहते हैं। नेटवर्क और इसके उपयोगकर्ताओं से छेड़छाड़ के लिए धोखाधड़ी वाली एजेंसियां लुभाने वाले ईमेल्स बनाती हैं। ये ईमेल्स ऐसे लोगों को नकली मौके देती हैं जो इन एजेंसियों के बारे में शायद ही जानते हों। ये फर्जी ईमेल्स काफी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती हैं और इससे काफी फायदा होता है क्योंकि कई उपयोगकर्ता जिज्ञासा में इन ईमेल्स और इनके अटैचमेंट्स पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह वे धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर स्पैम मेल्स ऑनलाइन दोस्त बनाकर उनसे धोखाधड़ी करने के लिए बनाई जाती हैं। ये एक तैयार किए हुए असली वजह के लिए होती हैं, जैसे विदेश में रह रहे एक दोस्त को किराया देने या दूसरे बिल चुकाने के लिए पैसों की तुरंत जरूरत है। बेकसूर उपयोगकर्ता अक्सर इन ईमेल्स के झांसे में आ जाते हैं, बिना ये जाने कि ये एक धोखाधड़ी वाली एजेंसियों ने बनाया है। तो शुरुआती कामयाबी मिलने के बाद इस तरह की एजेंसियां और भी स्पैम मेल्स बनाकर बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को भेजने लगती हैं। वो ज्यादातर ऐसी ईमेल्स भेजती हैं जिनमें किसी के इलाज का बिल चुकाने या किसी अनजान लॉटरी ड्रॉ में बड़ी रकम जीतने या फिर किसी ईमेल सेवा प्रदाता ने अचानक से आपको बड़े विजेता के रूप में घोषित कर दिया है। इस तरह की बातें आपको ईमेल द्वारा कही जाती हैं। अच्छा, वो इतने फ्रॉड और खतरनाक हो सकते हैं? मुझे तो इस बारे में इतना पता ही नहीं था मैम। पर अब तो तुम्हें पता चल गया है ना राजेश। तो अनजान एजेंसियों का ईमेल खोलने से पहले सावधान रहना। आगे से मैं ये जरूर करूंगा मैम। तो क्या नेट इस्तेमाल करते समय अन्य दूसरे खतरे भी होते हैं मैम? हाँ राजेश, और भी हैं। मैं तुम्हें सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताती हूँ। सोशल इंजीनियरिंग ये क्या होता है मैम? सोशल इंजीनियरिंग हमें कई संगठनों या समाज से जोड़ती है, पर उनमें से कुछ हमें एक बनावटी संकल्पना या प्रोग्राम के जरिए धोखा देने की कोशिश करेंगे। ये जरूरत के वक्त हमारी मदद करने की बात करते हैं। पर वो इंटरनेट पर ऐसा कैसे कर लेते हैं मैम? इसके कई तरीके हैं राजेश। मैं तुम्हें एक उदाहरण के जरिए समझाती हूँ। एक इंसान के तौर पर हमें एक दूसरे पर विश्वास करना सिखाया गया है, पर अपने फायदे के लिए कई लोग गलत इरादों से इस भरोसे को तोड़ देते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर ऐसे उपयोगकर्ता भी हैं जो दूसरों को धोखा देने या उनकी जानकारी चोरी करने के लिए उस नेटवर्क का गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें काफी फायदा मिलता है। इसे ही सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये घुसपैठिए नेटवर्क से फायदा उठाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो बेकसूर उपयोगकर्ता की पहचान कर निजी जानकारी उनके साथ साझा करने के लिए फंसा सके। एक बार उन्हें जानकारी मिल गई, फिर वो इसके जरिए उस इंसान से हेराफेरी करते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी को एक फर्जी संगठन से शानदार नौकरी के लिए एक ईमेल आया। हम में से कई लोग इस पेशकश पर यकीन कर लेंगे और जैसे जैसे ईमेल्स आती जाएंगी, वो ऐसे संगठनों से मांगी गई जानकारी उन्हें देते रहेंगे और अंत में ये होगा कि हम किसी अनजान संगठन को अपनी पूरी निजी जानकारी दे देते हैं और वो इसका फायदा उठाने लगते हैं। पर नौकरी की पेशकश के जरिए वो अपना असली मकसद छिपाए रहते हैं।
तो तुम समझे हमारी तरफ से क्या खतरा है? हाँ, ये तो सच में बहुत खतरनाक स्थिति है। हम कई कामों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कई एजेंसियों से पेशकश या ईमेल्स आती रहती हैं। तो हमें इस तरह की गतिविधियों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, मैम। सही कहा राजेश। इंटरनेट के जरिए हमारे व्यक्तिगत सिस्टम में घुसपैठ के कई तरीके हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। सच में? तो किसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते वक्त सबसे कमजोर कड़ियां कौन सी हैं जिन पर हमला हो सकता है, मैम? ठीक है राजेश, मैं तुम्हें कई थ्रेट्स के बारे में बताती हूँ। दरअसल सोशल इंजीनियरिंग के जरिए किसी को धोखा देने के लिए उससे निजी या गोपनीय जानकारी ले ली जाती है और इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। स्पैम मेल के अलावा वो इसे और किन तरीकों से कर सकते हैं? जब भी इंटरनेट की बात होगी तो कई और तरीके हैं। मैं तुम्हें एक एक कर उनके बारे में बताती हूँ। कुछ आम तरीकों के अलावा फिशिंग, व्हेलिंग, बेटिंग और प्रीटेक्स्टिंग ईमेल्स के जरिए भी सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। किसी आम उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए घुसपैठिए आमतौर पर इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग, वेलिंग, बेटिंग एंड प्रीटेक्स्टिंग ईमेल्स, ये क्या होते हैं नंदिता मैम? ठीक है, मैं तुम्हें इन एहतियात के बारे में एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले फिशिंग ईमेल आता है। ये सोशल इंजीनियरिंग का सबसे आम तरीका है जिसके जरिए कोई घुसपैठिया हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। पर असल में ये फिशिंग क्या होती है, मैम? फिशिंग ईमेल्स ऐसी ईमेल्स होती हैं जिनके जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल की जाती है, जैसे यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड के विवरण। इनके जरिए तुम्हारे बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। मैलिशियस लोग इन फिशिंग ईमेल्स को भेजते हैं और किसी ऐसे इंसान के रूप में अपनी पहचान कराएंगे जिन पर तुम यकीन कर सको। उदाहरण के तौर पर तुम्हें एक ऐसी ईमेल मिलती है जिसमें तुम्हें किसी एजेंसी का लॉटरी विनर बताया गया है। कोई भी मासूम उपयोगकर्ता ये जानने के लिए कि उसने क्या जीता है, इन फिशिंग मेल को देखने लगेगा। जैसे ही वो ईमेल खोलेगा, ये एजेंसियां तुम्हारे सिस्टम में घुसने के लिए एक प्रोग्राम भेजेंगी जिससे वो तुम्हारी जरूरी जानकारी चोरी कर सकें। ये एक बहुत ही आम तरीका है और लोग इसमें फंस जाते हैं। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है नंदिता मैम। पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि इसे फिशिंग क्यों कहते हैं। दरअसल फिश शब्द ठीक फिश की तरह ही बोला जाता है। फिशिंग ईमेल और मछुआरे में एक समानता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पानी में चारा लगाकर एक हुक फेंकता है और उम्मीद करता है कि कोई मछली उसे खाने आएगी और हुक में फंस जाएगी। तो हम फर्जी एजेंसियों के बनाए किसी जाल में फंस सकते हैं जो इंटरनेट के जरिए हमारी निजी जानकारी लेना चाहते हैं। बिल्कुल राजेश, पर ये फर्जी एजेंसियां इंटरनेट पर और भी तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। चलो स्पेयर फिशिंग से शुरू करते हैं। स्पेयर फिशिंग? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, स्पेयर फिशिंग फिशिंग ईमेल का ही एक रूप है जो कम उपयोगकर्ताओं को भेजा जाता है, पर इसमें ईमेल को बनाने में ज्यादा मेहनत की जाती है जिससे लगे कि ईमेल किसी बहुत प्रामाणिक साइट से आया है और संगठन का ही है। वो खुद को अच्छी तरह जाने पहचाने किसी संगठन के सदस्यों के तौर पर भी पेश कर सकते हैं, जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि उन्हें भेजी गई निजी जानकारी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है।
इन स्पेयर फिशिंग के हमलावर किसी ऐसे इंसान को संदेश भेजते हैं जो उन्हें अपनी निजी जानकारी देने के लिए तैयार हो जाए। उदाहरण के लिए, एक मछुआरे को ही ले लो, जो पानी में चारे वाला हुक फेंकने के बजाय उससे एक खास मछली को पकड़ना चाहता है। हमलावर भी सोशल मीडिया से जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल कर अपना शिकार चुनने में काफी मेहनत करते हैं और ईमेल्स प्रामाणिक लगें इसके लिए नकली या धोखे वाले एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। राजेश, ये याद रखना, यहाँ तक कि ईमेल भेजने वाला पूरी तरह पेशेवर और किसी प्रतिष्ठित संगठन से जुड़ा हुआ लग सकता है, पर वो भी फर्जी हो सकते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है मैम। वो किन और तरीकों से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस तरह के लोगों को समझने के लिए तुम्हें पहले वेलिंग और बेटिंग के बारे में जानना होगा। वेलिंग एंड बेटिंग, क्या ये दोनों भी फिशिंग की ही तरह काम करते हैं मैम? बिल्कुल राजेश, मैं तुम्हें वेलिंग और बेटिंग के बारे में और जानकारी देती हूँ। बेशक दुनिया भर में कई संगठनों के ईमेल सेवा प्रदाता का इस्तेमाल किया जाता है, पर कई लोगों को विश्वसनीय साइट से भी फर्जी ईमेल्स आती हैं, जिसके जरिए उनके व्यक्तिगत सिस्टम पर वायरस हमला किया जाता है या उनके कीमती डेटा की चोरी की जाती है। इसलिए साइबर स्पेस में वेलिंग और बेटिंग के बारे में जानना जरूरी है।